नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे मिरेई एसेट के मिड कैप फंड की और इसी पर चर्चा करने के लिए अंकित जैन हमारे साथ मौजूद है जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटी मिरेई एसेट म्यूचुअल फंड से। और अगर हम मिड कैप फंड की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है किसी भी मिड कैप फंड पर बातचीत करने के लिए, स्पेशली जब हमने काफ़ी एप्रीहेंशंस, काफ़ी कन्फ्यूजन है कि इन्वेस्टर्स के मन में देखा है कि क्या मिड कैप फंड्स को लेकर थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा एक्सपोजर कम करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मिरेई एसेट के मिड कैप फंड में क्या खास है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उस पर भी बात करेंगे अंकित से। लेकिन इस फंड के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 2019 में यह फंड आया था। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। 18,409 करोड़ का AUM है और पिछले एक साल में लगभग 9% के रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम यानी 3 इयर्स 5 इयर्स सिंस इंसेप्शन 20% प्लस रिटर्न्स देने में ये सक्षम रहा है। अंकित नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो एक आउटलुक आपका मार्केट्स पर। हमने दो बड़े इवेंट इमीडिएटली देखे, एक प्लान्ड इवेंट, एक अनएक्सपेक्टेड। एक तरफ बजट और दूसरी तरफ ट्रंप डील। और इन दोनों बड़े इवेंट से पहले काफ़ी टर्बुलेंस मार्केट में थी। लगातार पिछले कई महीनों से एफआईज लगातार माल बेच रहे थे, कॉन्फिडेंस की कमी थी इन्वेस्टर्स के मन में, मिड कैप स्मॉल कैप धराशायी हो रहे थे। तो अब सवाल ये है कि अब इन दो बड़े इवेंट्स के बाद मार्केट का जो रिएक्शन हमने आते हुए देखा, उसके बाद क्या आउटलुक है यहाँ से मार्केट्स पर? या दीपाली जी, हाय। नहीं, जैसे आपने बिल्कुल बराबर पॉइंट बोला कि पिछले 18 महीने में मार्केट्स में बहुत कोई रिटर्न बने नहीं है, मार्केट एज कंसोलिडेटेड। एंड उसके राइट रीजन है बिकॉज काफी सारे इश्यूज, कंसर्न्स थे, बिकॉज बाजार में लिक्विडिटी वाज टाइट। And then if you look into even on the fiscal side also, I think a lot of constraint were there from the capex point of view. लेकिन पिछले एक साल की यदि हम बात करें तो आई थिंक काफी सारे कंसर्न्स कहीं ना कहीं एड्रेस हुए हैं। गवर्नमेंट हैज ट्राई टू एकदम पिन पॉइंटेड वे में, आई थिंक दे हैव ट्राई टू एड्रेस द प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑन द फिस्कल साइड की कहीं ना कहीं जो डिमांड स्लो डाउन था उसको एड्रेस करने के लिए पहले इनकम टैक्स में कटौती हुई, उसके बाद वी हैव सीन GST रेट कट हुआ, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिमांड को थोड़ा सा अपलिफ्ट मिला। उसके बाद यदि हम मॉनेटरी साइड पे बात करें तो RBI ने पिछले लगभग एक साल के अंदर 125 बिप्स से रेट कट लिया है, प्लस बाजार में लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए आई थिंक लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैज एक्चुअली अंडरटेकन। तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से अभी ग्रोथ मोमेंटम में थोड़ा अपटिक दिखा है। वी हैव सीन फर्स्ट हाफ के GDP ग्रोथ में भी अपटिक हुआ है, 8% के करीब का GDP ग्रोथ है, जो कि पहले के फोरकास्ट से आई मीन पॉजिटिव सरप्राइज था। इसके अलावा जो लास्ट वरी थी कि कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील इज गेटिंग डिलेड, नो आई थिंक नाउ विद बैक टू बैक अनाउंसमेंट नॉट ओनली विद US, उसके अलावा जो EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो ट्रेड डील पर कंक्लूजन हुआ है, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप्स हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी वजह से काफी सारे सेक्टर्स के अंदर आई थिंक इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस काफी अच्छे से बढ़ जाएगा। एंड वो अगेन कहीं ना कहीं एक ग्रोथ को और अच्छे से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो ये सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यदि हम देखें तो नाउ एंड प्लस हम बजट की भी यदि बात करें तो आई थिंक इट हैज बीन ए वेरी वेल बैलेंस्ड बजट। प्लस अभी फोकस अगेन हैज टू बैक टू द अर्निंग्स ग्रोथ। तो जैसे हम यदि बात करें तो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स डाउनग्रेड कम हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं वी बिलीव कि यहाँ से अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कहीं ना कहीं लो से मिड डबल डिजिट की तरफ मूव करेगा। एंड आइडियली 18 महीने के मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इवन फ्रॉम वैल्यूएशंस के हिसाब से भी यदि हम बात करें तो आई थिंक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अभी वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हैं, एंड वी आर फाइंडिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एट दिस पॉइंट। तो हमारा ओवरऑल आई थिंक मार्केट पे आउटलुक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। ओके और मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर क्या व्यू है यहाँ से? काफी हैमरिंग हुई है पिछले कुछ महीनों में, अब बेहतर समय दिखेगा यहाँ से आगे जाते हुए या अभी भी कॉशियस रहने की जरूरत है? या नहीं, यू आर राइट, बट
अभी इस पॉइंट पर डिबेट ये नहीं है कि मिड एंड स्मॉल प्रेफर करें या लार्ज कैप प्रेफर करें। आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी विल बी ब्रॉड बेस्ड, वैल्यूएशन तीनों सेगमेंट में ही काफी रीजनेबल है। तो यहाँ से आई थिंक ऑल द सेगमेंट शुड डिलीवर नो आइडियली रिटर्न्स अर्निंग्स ग्रोथ के साथ। एंड कहीं ना कहीं हम मीडियम टर्म में देखते हैं मिड एंड स्मॉल कैप का अर्निंग ग्रोथ कंपाउंडिंग ज्यादा रहता है। तो आइडियली मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी आउटलुक विल बी वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन और क्विकली और उसके बाद हम मिड कैप फंड पर आएंगे मेरे एसेट के। अभी कंफर्ट आपका कहाँ है एग्जिस्टिंग मार्केट्स में वैल्यूएशन अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से? जैसे सेक्टर्स की यदि हम बात करें तो 3-4 सेक्टर्स काफी अच्छे लगते हैं हमको। एक तो फाइनेंशियल्स सेक्टर लुक्स गुड, क्योंकि वहां पर भी यदि हम बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, जो 10-11% से 13-14% की तरफ मूव कर रहा है। तो वो है। एंड प्लस इवन मार्जिन पे इंक्रीमेंटल कंसर्न्स आर नॉट देयर, बैंक्स के जो भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहते हैं। तो आई थिंक अर्निंग्स आउटलुक लुक्स बेटर, असेट क्वालिटी में उतना इशू नहीं है, वैल्यूएशंस आर कंफर्टेबल। तो क्लियरली banks is one sector, and within that maybe private sector bank is more preferable. So that is one. Second, pharmaceutical and healthcare एक another sector है जहाँ पे earnings growth looks good, valuations भी काफी comfortable है, plus currency depreciation का भी ये sector में कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो I think this is another sector. थर्ड इज कहीं ना कहीं मास कंजम्पशन, जो कि काफी लैकलस्टर रहा है पिछले 3-4 साल में। रिकवरी हैज बीन वेरी सॉफ्ट। कहीं ना कहीं ये ऑल जीएसटी कट एंड इनकम टैक्स कट के बाद ये सेक्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो दिस इज अनदर सेक्टर वेयर वी विल बी वेरी पॉजिटिव। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट सम ऑफ द स्मॉलर सेक्टर्स लाइक केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, industrial consumable, I think some of those are also looking interesting. ओके चलिए, तो ये कुछ थीम्स बताई अंकित ने जहां पर कंफर्ट है वैल्यूएशन अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन अब आते हैं मेरे एसेट मिड कैप फंड पर। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या इन्वेस्टमेंट राशनाले है आपका इस फंड के पीछे? किस तरीके का कॉम्पोजिशन है? मिड कैप्स में कितना एक्सपोजर है और क्या ये एक्सपोजर सिंस इंसेप्शन टिल डेट कितना बदला है? या दीपाली जी, मिड कैप फंड यदि हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 6.5 year ओल्ड फंड है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी इज ऑल अबाउट कि अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म, कीपिंग लॉन्ग टर्म व्यू इन माइंड कि जो बिजनेसेस generally medium to long term में can grow at least 10-12% growth. So it is not only about the top line growth या profitability growth. Ultimately that has to convert into cash flow, better cash flow growth, and most importantly is return on investment. जो business across the cycle यदि return on investment यदि 14-15% प्रीटेक्स से एटलीस्ट बी एबल टू डिलीवर, आई थिंक वो हमारा एक की क्राइटेरिया रहता है कि अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक पहला प्रायोरिटी रहता है। एंड सेकेंड इज अबाउट पोर्टफोलियो इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड। तो जनरली किसी एक सेक्टर विशेष पर बहुत फोकस नहीं रहता है। जनरली हम बेंचमार्क को ध्यान में रखते हैं सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से, एंड देन विद इन दैट जो भी स्टॉक्स हमको अच्छे लगते हैं ऑन बेसिस ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, जो कि बेस्ड ऑन ग्रोथ, ROI एंड देन गुड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, थॉट लीडरशिप ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए जनरली स्टॉक सिलेक्शन रहता है। इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, जनरली सिंस इंसेप्शन हमने फॉलो किया है कि मिड कैप का कहीं ना कहीं 68-70% कॉम्पोजिशन रहता है, एंड रिमेनिंग 30% में इट डिपेंडिंग ऑन की आइडिएशंस कहाँ पर बेटर नजर आते हैं। तो उसके हिसाब से एलोकेशन इन लार्ज कैप कैन बी 10-15% एंड स्मॉल कैप ऑल्सो अराउंड 15% एंड जनरली ये कंस्ट्रक्ट
मोर और लेस सेम रहा है हिस्टोरिकली। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो किस तरीके का कॉम्पोजिशन है, कहाँ आपने एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है, कहाँ आपने थोड़ा एक्सपोजर हल्का किया है इस फंड के थ्रू? या जैसे सेक्टरली मैंने बताया पहले भी कि 3-4 सेक्टर्स पर हमारा व्यू ज्यादा पॉजिटिव है, विच इंक्लूड्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, mass consumption, and then maybe you can say industrial consumable या logistics। तो ये सब सेक्टर में हमारा ओवरवेट स्टैंस है, फेरस मेटल साइड ऑल्सो। जबकि अंडरवेट की यदि हम बात करें तो आईटी, कैपिटल गुड्स, सम ऑफ दोज सेक्टर्स वी आर एक्चुअली अंडरवेट। ओके अच्छा, जो एक्सपोजर आपका है मैं चेक भी कर रही थी, 8-8.5% फार्मास्यूटिकल्स, बैंक सिमिलर रेशियो में, ऑटो कंपोनेंट्स, फाइनेंस में 6 से 7% है। ये एलोकेशन क्या नियर पास्ट में चेंज हुआ है या फिर इसी एलोकेशन के साथ आपने स्टिक किया है? नहीं, देखिए, अलोकेशन कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन टू वो सेक्टर का वैल्यूएशंस क्या है, सेक्टर के अर्निंग्स ग्रोथ प्रोजेक्शन कैसे हैं, तो उसके हिसाब से जनरली सेक्टर अलोकेशन चेंज होता रहता है। तो जैसे फाइनेंशियल्स के अंदर यदि हम बात करें तो सपोज एनबीएफसीज में एक्सपोजर बी माइट हैव रिड्यूस, और जबकि बैंक्स के अंदर एक्सपोजर माइट हैव गॉन अप। तो उस तरह के चेंजेस जनरली is a routine routine portfolio management activity and which keeps on happening. But generally यदि हम बात करें ये जो 3 से 4 सेक्टर विच आई टॉक्ड अबाउट, इन पे ओवरवेट स्टैंस हमारा पिछले 1-1.5-2 साल से अनचेंज्ड है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इस फंड की कुछ और बारीकियों पर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज के शो में हम चर्चा कर रहे हैं मिरेई एसेट के मिड कैप फंड की, और इसी पर बातचीत करने के लिए अंकित जैन हमारे साथ बने हुए हैं जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटी मिरेई एसेट म्यूचुअल फंड से। अंकित, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अच्छा, अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी सारे फंड्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम कंपेयर करें विद मिरेई एसेट मिड कैप फंड तो क्या एडवांटेज आप देखते हैं, या फिर मार्केट वॉलेटाइल जब होता है, जब सेंटिमेंट्स कमज़ोर होते हैं, ऐसे समय में किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है या किस तरह की परफॉर्मेंस देने का पोटेंशियल ये फंड रखता है? या दीपाली जी, यदि हम बात करें तो दिस फंड हैज बीन देयर फॉर लास्ट 6.5 ईयर, एंड आप एग्री करेंगे कि लास्ट 6.5 ईयर हैज सीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एन मार्केट साइकिल, अप्स एंड डाउन, राइट फ्रॉम COVID to all those geopolitical trade tensions, and then high interest rate, low interest rates. I think last 6.5 year में I think there has been cycle every single year for one or multiple reason as such. But हमारा approach has been very consistent throughout, despite of market cycle, कि स्टिक टू कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, यू ट्राई टू स्टिक टू दैट, बिल्ड ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कोई एक सेक्टर पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो इवन इफ यू एंडेड अप मेकिंग मिस्टेक, जनरली डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स। So that is one part of it. And second, invest in good quality companies जो कि run by very strong management with thought leadership, good corporate governance. I think काफी सारा time हम spend करते हैं to actually assess on management quality and business strength, business entry barrier, business mode. So I think just sticking to this particular approach, and at the same time try to not overpay, I mean, for actually growth. I think ये criterias हैं जो हम irrespective of market cycle, I mean, generally try to stick, and that has helped us, I mean, try to navigate all जो भी volatility पिछले 6-7 साल के अंदर we have seen since inception in this fund. And
And yeah, I mean, no, that is how, I mean, typically we do try to minimize the risk at the same time. ओके Try to minimize. ओके अच्छा, स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है आपकी? जो भी मिड कैप स्टॉक्स आप पिक करते हैं, आप जिन भी पॉकेट्स का आपने जिक्र किया, जो भी स्टॉक सिलेक्शन आपका रहा है, आपके क्राइटेरिया क्या रहते हैं स्टॉक पिकिंग के? फिर चाहे वैल्यूएशन की बात हो, अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ना हो, मोमेंटम क्यों ना हो, क्या किन किन पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं? So, stock picking के लिए I think growth is the key parameter. Generally, यदि इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.5-10% से ग्रो करता है, तो आइडियली फोकस रहता है कि आप ऐसी कंपनीज पिक एंड चूज करें जिनकी अर्निंग्स कंपाउंडिंग कैन बी हायर देन 10%, एटलीस्ट आई मीन 11-12%. हायर इज बेटर. So that is on the earnings compounding, and most importantly is about return on investment, right? I mean, so generally यदि company at least 15% pre-tax ROI जितना भी capital employed है business के अंदर, उसके ऊपर at least 15% company is able to make every year after year or not, right? And because then only, I mean, the company to create value to the minority, I mean, shareholders. And apart from that, I think at the end of the day, when you are picking any business, you are betting on the management, right? Because they are executing the business. तो आपको काफी कंफर्ट होना चाहिए in terms of management thought leadership, उनके हिस्टोरिकल कैपिटल एलोकेशन डिसीजन. सो उसके लिए आई मीन यू हैव टू रियली गो बैक इन द हिस्ट्री एंड देन ट्राई टू असेस some of these aspects. Apart from that, I mean, clearly, I mean, I think board of directors, auditors, some of those softer qualitative aspects are also being checked. And then finally, वैल्यूएशन की यदि हम बात करें तो जनरली वी डू रिलाई मच मोर ऑन द मीडियम टर्म ग्रोथ फोरकास्ट. तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से एक वी डू ट्राई टू अराइव at an intrinsic value of the company, and generally when all of these three puzzle fits in, I mean, typically we do end up taking exposure. और रिस्क एपेटाइट कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से इन्वेस्टर की, अगर एक्सपोजर ले तो? No, so generally mid-cap has to be core holding of asset allocation, and then clearly, I mean, the risk profile is for mid-cap is higher than large cap and maybe lower than small cap. लेकिन over time यदि हम mid-cap segment की भी बात करें तो it has grown such big in size because काफी सारे नई companies भी has got added. Overall universe काफी बड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं बीटा ऑफ द सेगमेंट इज कमिंग डाउन. So I will suggest that ideally, I mean, I think 20-25% of the allocation for an average risk profile, I mean, has to be in this segment at least. थैंक यू सो मच, आप शो में आए और ना सिर्फ मार्केट्स पर, मिड कैप्स पर इन जनरल आपने राय दी, बल्कि मेरे ऐसे मिड कैप फंड के पीछे की स्ट्रैटेजी आपकी क्या है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमारे व्यूअर्स के साथ आपने शेयर की. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही. ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं. नमस्कार.